नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो ये 7-8 दिन ना बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक से एक सटे हुए ऐसे हैं। तो हर सेशन को समराइज़ करें, हर दिन को समराइज़ करें और खुल के बोलें। किसी बात पे असहमति है तो असहमति है। यहाँ सहमत होने की कोई कोशिश करने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी कुछ कहा जा रहा है उस पे खुले मन से सोचने की आवश्यकता तो है। तो ऐसा हम शेयरिंग करते जाएँगे और जो भी क्वेश्चन होगा बात करेंगे ही, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होते चली जाएँगी। मेरे को जो कुछ कुछ चीज़ें लगा जो बहुत रिलेट भी कर पाया। आपने बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको वो दर्द या परिवार को वो दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्हें एंड गोल पता होता है कि घर में कुछ बच्चा आने वाला है। सिमिलरली अगर हमें लाइफ का एंड गोल पता चल जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो जो भी हम इस प्रोसेस से निकलेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम उनसे अफेक्ट नहीं होंगे और हम सदा भाव और विचार हमारे सेम रहेंगे। तो ये एक बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही यदि सही अर्थों में एक विद्यार्थी 12 साल बाद जब मेरे स्कूल से निकलेगा तो वो कैसा होने वाला है, हाँ। यदि वो खुशबू मेरे ध्यान में होगी। वो आप ही वो 3 कहानियाँ पढ़ते हो ना, 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक बोले क्या कर रहा हूँ दिख नहीं रहा है क्या, दूसरा है ना, 3 मजदूर, और एक बोलता है अभी रोजी रोटी चला रहा हूँ, एक बोल रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए इमारत गढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं है, अब मेरे अंदाजे से बोल रहा हूँ ना, लगभग ऐसा ही। तो वो काम कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो मेरे को लगता है करने वाला छोटा या बड़ा होता है। वो जो करने वाले की दृष्टि कितनी विशाल है, वो अपने वो जो चेतना आंख से नहीं दिखता है, चेतना से दिखता है। जैसी हमारी चेतना है उतना विशाल दिख सकता है। खरीद के तो मैं मेरे 2-4 फ्लैट खरीद सकता हूँ, 2-4 बीघड़ या 1000-2000 एकड़ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन वो भाव की दुनिया तक जाए तो पूरी दुनिया भी अपनी जैसी ही लगती है। और ये रजिस्ट्री साथ जाती है, वो रजिस्ट्री यहीं रहती है। मैं बहुत कीमती बात कह रहा हूँ। देखो मैं अपने आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक पैसा नहीं कमाया, ठीक है, एक पैसा। 3 साल जॉब किया है। वो जब मैं जॉब भी करता था, जो सैलरी मिलती थी पैसा लाके भाई को देता था और पेट्रोल का पैसा लेके सुबह निकल जाता था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी बैंक अकाउंट ही नहीं खोला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि मेरा घर कैसे चला और वो क्या कहानी हुई, वो एक अलग दुनिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब के बावजूद मेरे भीतर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक। मेरी फैमिली के बारे लोग बोला करते थे कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भाग जाएगी और तेरा बच्चा तेरी सुनेगा नहीं। इन तमाम परिस्थितियों को मैंने देखा तो पति पत्नी के बीच में जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमारे पास है ही नहीं। हम उसको साड़ी से खुश करना चाहते हैं, हम उसको किसी ना घुमाने ले जाएंगे और कुछ और करा देंगे, या संबंधों में हम वस्तुओं के आदान प्रदान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जबकि वस्तु तो उसके घर में थी, यदि वो आपके पास आई थी, यदि आप उसके साथ हैं, यदि आप अपने मित्र के साथ हैं। आदान प्रदान किसी और चीज का होना है। जिस चीज का आदान प्रदान होना है वो हमारे पास है नहीं। तो ये रिलेशंस को लेके अपन कितने ही आप बोलते हैं कि आपने सुन लिया, सुनने से नहीं होगा। वो जब तक अपने में पच के वो रिजल्ट में मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने आसपास। तो यदि यदि एक 18 साल का बच्चा कैसा होने वाला है, मेरे को वो खुशबू हमेशा दिखती रही, आज तक हुआ नहीं है। लेकिन इस पूरे दर्शन को अपने में बचा के मेरे को ये दिख गया कि 18 साल का बच्चा जब कॉलेज स्कूल से निकलेगा और जब एक 22 साल का बच्चा कॉलेज से निकलेगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ऐसी मन में कुछ चलता ही रहता है नाश्ता करते हुए। भाई आपको पद क्या देगा? आपका पद का इतना ही मतलब है, आप पैसे को इधर से उधर कर सकते हो, आदमी को इधर से उधर कर सकते हो, इसके अलावा पद कुछ नहीं कर सकता है। वो विजन कहाँ से आएगा? जो विजन को आप ट्रांसलेट, वो तो बुद्धि से आएगा। तो बेसिकली पद आपके विजन को ट्रांसलेट करने का साधन है और बुद्धि है नहीं, मतलब विजन है नहीं। तो इसका मतलब है कि भैया इस बात को भी बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, पद कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय आपके अहंकार के पोषण के। और एक दिन रिटायर होने के बाद आप अकेले हो गए, कोई आपसे मिलने नहीं आएगा। वो कोई विजन है, वो विजन यदि है तो बिना पद के भी ट्रांसलेट करने का अवसर मिलेगा। हमारे पास तो कोई पद नहीं है। और यदि पद है तो और बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि देखो इस एरिया में ये होगा। और आप कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हो कि जो आपका पर्सनल एजेंडा है और जो आपकी कोई पर्सनल बात हो तो हर एक को स्वीकार्य होगा यदि कोई सही बात होगी तो। कि एक लेवल तक पद और पैसा केवल हमारे विजन को व्यक्त करने का साधन है, विजन नहीं है। आप देख लीजिए, आपके आसपास दिखाई देगा कोई व्यक्ति छोटे पद पे बैठा है पर आदमी बड़ा है, ये आपको दिखाई देगा।
और कोई आदमी बड़े पद पे बैठा है पर आदमी छोटा है, ये भी आपको दिखाई देगा। और सही अर्थों में सम्मान किसको दिया? ये भयबिन होई न प्रीत, ये सही में प्रीत है कि ये प्रीत है कि डर है? भाई आप मेरे को डराओगे और मैं आपका सम्मान दिल से करूंगा, ये कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूंगा लेकिन भीतर से तो मैं आपको गाली देता हूं। तो इसका मतलब है कि भय से तो कोई प्रीत नहीं हो सकती है, ये शुद्ध भ्रम है। प्रीत तो किसी आचरण से होती है। बुद्ध और गांधी को हमने नहीं देखा, किसी महावीर को हमने नहीं देखा, अपने परदादा का नाम हमको पता नहीं है, 2500 साल पहले कोई आया था, उनको आज भी हम याद करते हैं और ससम्मान याद करते हैं, जबकि हम उस धर्म से जुड़े हुए नहीं। कि मैं कोई जैन नहीं, लेकिन महावीर जैन का मैं सम्मान करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आचरण अपने ही परिवार में देख लो, अपने बच्चों के लिए हमने तन मन धन लगाया है, हमारे परिवार में बहुत पैसा है इसलिए हमारे बच्चे हमारा सम्मान करते हैं। हम बहुत बड़े पद पे हैं इसलिए हमारी पत्नी हमारा सम्मान करेगी या पति हमारा सम्मान करेगा। घर में कुछ काम नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि अच्छा मैं खुद अपना सम्मान कर पाऊंगा? मैं खुद अपना सम्मान भी तब कर पाता हूं जब मैं भीतर से कोई भरा हुआ कोई चीज है, धन और पद के आधार पे मैं स्वयं के सम्मान नहीं कर पाता हूं। कि मैं अहंकार में हो सकता हूं, अहंकार का पोषण कर सकता हूं और ज्यादा दिन चलता नहीं। तो ये मेरे को लगता है कि जमीनी सच्चाई है, जिसको हम जितनी जल्दी आदमी को अवगत करा दें तो उसकी आगे की यात्रा वो कुछ क्रिएट कर पाएगा। नहीं तो बेचारा वो खुद परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जिंदगी का फल पता है ना? मेरी जिंदगी का फल पता हो तो मैं इस काम को क्यों करता हूं? मैं टीचिंग का काम करूं कि मैं मैनेजिंग का काम करूं कि मैं डीडी का काम करूं, मैं इस काम को क्यों करता हूं? क्योंकि वो जो 18 साल में फल आने वाला है मैं उसमें भागीदार रहूं, और इस काम को करते हुए मेरी जिंदगी का फल भी आने पे मैं इस काम को क्यों करता हूं? क्योंकि इससे मेरी जिंदगी का फल आने वाला है और वो आता है, और मैंने उसको इतने सालों में आते हुए देखा है। तो जो पेमेंट मिल रही है वो बहुत हैवी है। जितना श्रम किया है पेमेंट उससे बहुत ज्यादा है, हर दृष्टि से, भीतर बाहर, परिवार में, समाज में, भौतिक रूप में भी। तो इससे समझ में आता है जब हर जगह का फल पता है, मेरा फल क्या आने वाला है, मेरे परिवार में फल क्या आने वाला है, समाज में फल क्या आने वाला है, ये देश और विश्व में क्या फल आने वाला है। जब ये दृष्टि फैलती रहती है, जैसे रहता है ना, किसी का बैंक बैलेंस रहता है उसको देख देख के खुश होता है, किसी की बहुत सारी जमीन ले रखी है उस जमीन को ध्यान में ला के रजिस्ट्रियां देख देख के खुश होता है ना? आपको अच्छी लगता है यार इतना सारा माल मेरे पास है ना? तो अपने पास इतना बड़ा माल आ जाता है और भाई साहब एक शरीर यात्रा नहीं, फिर ये लंबा भी जाता है। गुड मॉर्निंग सर। एक कल से बड़ा दुविधा है। आपने कल कहा था कि फल जो है उसको सोचना है, उसके बाद प्रोसेस को डिसाइड करना है। लेकिन जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है, और अगर प्रोसेस का पहचान क्या है कि वो अच्छा है? किसी भी लक्ष्य के अर्थ में दिशा का निर्धारण होता है। जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं है, आप कितनी अच्छी गाड़ी में चलो, कितने अच्छे ड्राइवर को लेके चलो, कितनी अच्छी स्पीड पे चलो, लक्ष्य निश्चित नहीं है, जब तक एंड रिजल्ट ही आपको पता नहीं है कि मैं किस एंड रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहा हूं, प्रोसेस डिफाइन ही नहीं होता। एक भ्रम और है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप उससे मुझे गाइड करें कि जैसे अगर प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट है और रिजल्ट हमारे लिए है, तो हम रिजल्ट के साथ बाय हुक एंड क्रुक रिजल्ट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आएगा नहीं, आप ला के दिखाइए, मैं आपको बताऊंगा, है ना? आप देखेंगे यदि रिजल्ट आपने ठीक से पहचान लिया तो बाय हुक एंड क्रुक वो आता ही नहीं, वो किसी सही तरीके से ही आता है, उसकी दूसरी कोई तरीका है। लाओ भाव और विचार को ठीक करके दिखाओ बाय हुक एंड क्रुक। लो यही एग्जांपल पकड़ो, आपका भाव और विचार हमेशा आपके लिए सुखदायी हो, आप दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना हो, दूसरों की योग्यता को ठीक करने में सक्षम हो पाए, इसको हुक एंड क्रुक लाके दिखाओ। हाँ, एक भ्रम और है कि जैसे प्रोसेस है तो प्रोसेस पर आधारित विजन होता है, विजन स्टेटमेंट एंड विजन गोल्स प्रोसेस पर आधारित होते हैं, रिजल्ट पर नहीं। के लिए प्रोसेस होता है। हाँ, तो यही भ्रम था कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या रिजल्ट इंपॉर्टेंट। हमारा सब उल्टा पुल्टा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई इतने सारे परिवार, इतना सारा समाज, इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी सरकारें, सबका रिजल्ट मिला के देखो तो शून्य बटे सन्नाटा। मानव निर्माण एक प्रोसेस है। हाँ, मानव शुद्धिकरण एक प्रोसेस है। हाँ, वो प्रोसेस, वो उसका जब तक मानव की क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। देखो जितने भी सोशल साइंसेज हैं उनके सर्वे कैसे होते हैं, तो वो जाके 1000 लोगों से बात करेगा, 1000 लोगों से बात करके ये उसने निष्कर्ष निकाला कि सभी को गुस्सा आता है, सभी में ईर्ष्या होती है, सभी में द्वेष होता है। तो उसने कहा कि मानव एक ऐसी इकाई है जो ईर्ष्या, द्वेष और गुस्से से भरा हुआ होता है।
तो आपने आदमी का सर्वे करना था तो किसी पूर्ण मानव का सर्वे करना होगा। ये खटारा आदमी का सर्वे किया, है ना। आपको बस देखनी थी तो बिल्कुल राज्य परिवहन निगम में पहुंच गए जहां हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजता है ना। तो आपने घोषित किया कि बस ऐसी इकाई है जिसमें हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजता है। यदि बस ही देखनी थी तो ब्रांड न्यू बस किस कंपनी से जब निकली तब उसको देखना था कि बस कैसी होती है। तो भैया हमारा सब उल्टा पुल्टा है। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपकी क्लैरिटी बनेगी। जिन लोगों ने पहले शिविर किया है उनको कहना चाहता हूं कि एक शिविर में केवल आपको अच्छा लगता है, आपका अधिकार कुछ नहीं बनता है ना। तो इसका मतलब है कि एक बार अपना अधिकार बने बिना अपने इसमें काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि इसमें अधिकार बने बिना काम होता नहीं है। और अधिकार आपके पद होने से आता नहीं। आप सीएम हैं कि आप सेक्रेटरी हैं, इसमें आपके पद होने से अधिकार नहीं आएगा। आपकी चेतना को इन्वेस्ट करने से, अपने आप को उसमें अभ्यास करने से वो अधिकार आपके पास आएगा। ना घर में कुछ होने वाला है, ना अपनी जिंदगी में कुछ होने वाला है, ना बाहर कुछ होने वाला है। हमने तो खूब देख लिया, इतने साल सारे आंदोलन देख लिए। हमने अपने बीवी के गहने और अपने घर का सामान बेच के समाज सेवा की है, सरकारी पैसे से नहीं किया। मेरे पास वो हैसियत थी कि मेरे पास इंटरनेशनल मनी जितना चाहता उतना उपलब्ध था। उस सबको बाजू में रख के उनसे एक ही बात पूछता था, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। जिससे भी मिलता था बस एक ही लाइन पूछता था, मेरे को आप बता दो आपने एक गांव डेवलप किया हो, आपके हटने के 10 साल बाद वो गांव ऐसा चल रहा हो। आज 75 साल की आज़ादी के बाद हमारा इतना बड़ा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इतनी सारी एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं, इसके बावजूद भी क्या एक गाँव ऐसा है जिसके बाहर ये बोर्ड लगा हो कि हमारा गाँव आत्मनिर्भर है, हमको सरकारी सहयोग की अब अपेक्षा नहीं है, दूसरों को दे दो। सिंपल सी बात है ना। बस्तर का एग्जाम्पल है सर। वो वर्ल्ड बैंक की टीम बस्तर गई और बस्तर में कोई उनको साथ लेके जाता ही है, तो उनको कहा कि हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं और तुमको हम ऋण विण देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारे ऋण की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी कहता है, कहता क्यों, जो खुद ही कर्जे में है हमको क्या ऋण देगा। ये आदिवासी का स्टेटमेंट है 20 साल पुराना। ऐसा वो कुछ अलग टाइप की चीज़ है आदमी जो होता है। हम तो इस सिस्टम में रह के आदमी ही नहीं बचे और हम तो कोई और चीज़ को ही आदमी मान लिया है। पता कब चलेगा, रिटायरमेंट के बाद। जो आप कह रहे हो कि ये बहुत गड़बड़ हो गया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कुछ हमारी जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं उनसे हम दूर भी हो गए हैं। जैसे ठीक है, क्यों दूर हो गए, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो, खाने से दूर नहीं हुए, ये भी समझने की बात है। कई बार हम अनावश्यक महिमा मंडित भी करते हैं। आदिकाल से जब से खाना पहचाना, खाना तो नहीं छोड़ा, कपड़े तो नहीं छोड़े, मकान बेहतर होता गया कि खराब होता गया, हमारे इक्विपमेंट्स मशीनरी बेहतर होती गई कि खराब होती गई, सड़कें पहले से खराब हुई कि बेहतर हुई। इसका मतलब जिस भी चीज को हमने उपयोगी था ये पहचान लिया, उस चीज को हमने छोड़ा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बेहतर करते चले गए। हम किसी बहुत श्रेष्ठ परंपरा के मालिक थे और आज वो खराब हो गई। श्रेष्ठ परंपरा छोटी सी भौतिकवादी एक सोच के सामने सुनामी लहर की तरह क्यों साफ होती जा रही है, ये भी कभी सोचने की जरूरत है कि नहीं है। हम इतनी बड़ी परंपरा के मालिक हैं, इतनी बड़ी आत्मा परमात्मा के ज्ञान के मालिक हैं, है ना, इतनी बड़ी श्रेष्ठ परंपरा के हम मालिक हैं। तो ये भी कभी कभी सोचने की आवश्यकता है कि वो छोटी सी एक क्या सोच है कि इंद्रियों में सुख है, बस इतनी तो बात है। तो ये भी कहीं सोचने की जरूरत है, दोनों बातों को। मतलब सारी चीजों को हर एंड से अधिमूल्यन भी ना हो, ओवर इवैल्यूएशन भी ना हो, अंडर इवैल्यूएशन भी ना हो। मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कमेंट्स भी आपका, कि सारी चीज़ें ठीक है लेकिन मनुष्य को ठीक रखने की एक पद्धति थी कि गंगा स्नान के लिए पूरा परिवार वर्ष में एक बार जाता था और वो डुबकी जब लगाता था तो एक ही संकल्प करता था कि मेरे से कोई, मैंने झूठ बोला हो, कोई चोरी की हो, जाने अनजाने में पाप हुआ हो, तो गंगा मैया मैं आज यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आज के बाद नहीं सारी करूंगा। गंगा मैया टोटी के थ्रू दिल्ली के हर घर में, शाहदरा के, यमुना पार के हर घर में आती है। मनुष्य को शुद्ध रखने की चीजें तो अरे बंदी हो मनुष्य गई। समझ में आया तब ना शुद्ध रखोगे। कंप्यूटर तो शुद्ध है हमारा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ठीक कर लेते हैं, है ना। ये आदमी हमसे हैंडल नहीं होता है। इसका मतलब क्लियरली अभी तक मानव जाति को मानव समझ में नहीं आया है। जो चीज हमको समझ में आई है वो हमने हैंडल कर ली है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है हमको। जो चीज हमसे हैंडल नहीं हो रही है इसका मतलब समझ में नहीं आई है। सिंपल सी बात। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया। सारी मॉडर्निटी और सारे ज्ञान के बावजूद हमको आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है कि पैसे के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है। नहीं तो मनुष्य, व्यक्ति निर्माण और मनुष्य को ठीक रखना भाषा है, योग्यता नहीं है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, मेरा बहुत दिली तमन्ना है और मैं उसके लिए मेरा तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार हूँ। योग्यता नहीं है, होगा क्या? हाँ ये ठीक है, शुरू करने के लिए वो चाहना की तो जरूरत है कि मैं चाहता हूँ। तो चाहना और योग्यता दो अलग अलग बातें। हमारी शुभ चाहना, वसुधैव कुटुंबकम, इससे बड़ी चाहना और क्या होगी? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इससे बड़ी चाहना और क्या होगी?
अपने घर में एक भाई भाई का बंटवारा होता है, वो तो हमसे रुक नहीं रहा है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि परिवार में हैंडल नहीं कर पाए, इस देश के 64% केसेस भाई भाई के प्रॉपर्टी के बंटवारे के केसेस। ये तो ठीक कैसे होगा व्यक्ति? उसकी बात करेंगे तो इसका मतलब है प्रक्रिया और पद्धति। तो हमको पहले ये समझ में आ जाए कि ये सही मानव का स्वरूप क्या है, मेरी स्थिति क्या है। जैसे गूगल में डालते हैं तो क्या पूछता है, कोई भी अपनी जर्नी करते हैं तो क्या पूछता है, योर डेस्टिनेशन, योर लोकेशन, और खटाक से ग्राफ खींच देता है। ऐसा एक ऐप भी आना चाहिए ना आदमी की जिंदगी का। मेरी जिंदगी का लोकेशन डाला, मेरी जिंदगी का डेस्टिनेशन डाला, और याद देखिए ये करना है, ये नहीं करना है। तो हमारे पास ना तो ये पता है, हम सबके हाथ पैर दो हैं, आंख कान नाक दो हैं, इसका कोई मतलब नहीं है आचरण से। गोरे रंग का व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा, 6 फुट का व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा। शरीर का कोई मतलब नहीं है आचरण से, किसी धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, और जाति से भी कोई मतलब नहीं। इसका एक ही मतलब है कि आचरण करने वाली कोई चीज अलग है, जब तक वो आचरण करने वाली चीज का एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं है। सभी धर्मों में एक समानता है कि शरीर को चलाने वाली चीज शरीर के कोई बियॉन्ड है। साइंस ये मानता है कि ब्रेन शरीर को चलाता है, इतना ही अंतर है। भैया ब्रेन चलाए, घुटना चलाए, या आत्मा चलाए कि रूह चलाए, जिससे चलवाना है उससे चलवा लो, मैं शांति से जी पाऊं। अपने क्या दिक्कत है, अपन तो मानने को तैयार है। तो इसका मतलब इसको देखने की जरूरत है, अपन देखते हैं। समराइज कल का सेशन जो है हमने हाँ, किया था, हाँ। चेतना से हमने शुरू किया था। नहीं, हाँ। आपको ये नहीं बताना है कि Second- मैंने क्या कहा। हाँ जी सर, सेकंड जो हाँ, सेशन है। हाँ। निवेदन आपको उन शब्दों को एज इट इज नहीं दोहराना नहीं। है। आपके भीतर वो कैसे उतरा, आपको वो शेयर कर। सर वही शेयर कर रही हूँ जी, कि चेतना को हमने समझा था, और उसके बाद जब सेकंड सेशन में आए तो हमें ये पता चला कि जो फल की इच्छा हम रखते हैं, तो फल पहले डिसाइड होता है, प्रोसेस उसके बाद करना चाहिए। हम उल्टा चल रहे थे। और उसके बाद फिर हमने संबंध और साधन को समझा कि संबंध का इस्तेमाल साधन के लिए कर रहे हैं या साधन का इस्तेमाल संबंधों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये समझ में आया कि जीना कैसे है, क्या जीना और क्या नहीं जीना। तो जीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, अपने पर काम करना ज़रूरी है। कोई पिछला कोई भी बैगेज अपने पास नहीं होना चाहिए, दूसरे से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और कोई तीसरा आदमी मुझे ना बताए मुझे क्या करना है। मुझे स्वयं को सोचना है, अपने आचरण पर काम करना है, तो हम फल को देख पाएंगे। कल की बातों से जो मेरे अंदर विचार जन्मे वो कुछ इस तरह से रहे। एक बहुत अच्छी बात, फ्रूटलेस वाली बात, कि जीव जगत में हम कहते हैं मानव सबसे ऊंचे पायदान पर है। पेड़ पौधे जीव जंतु सबसे ऊंचे जीव जगत पर अगर हम हैं, और हमारा ही जीवन फ्रूटलेस है, हम किसी काम के नहीं हैं। पेड़ फल दे रहे हैं, जीव जंतु जो भी उनसे प्रोडक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ इससे कि अपने बच्चे को हमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा दिया। एक तो ये मेरे को बड़ी खंगालने वाली बात लग रही है कि हम कैसे महत्व के बने, हमारे जीवन का फल कैसे आए। चलिए, बहुत बढ़िया। खुशी की बात यह है कि हम बहुत ठीक जा रहे हैं और हम किसी अच्छी जगह में पहुंचेंगे। सर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें हमें मिली, और इनमें कोरिलेशन स्थापित करना, मतलब आप ना थोड़ा सा सर ऐसा लग रहा है चीजें फ्रैगमेंट्स में आ रही है, जैसे मतलब उसको एक क्रम से मैं थोड़ी देर में सार बता दें तो, क्योंकि वो फ्रैगमेंट्स में दिखाई दे रही है थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, इसमें हम दोनों ये काम करेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, पहले दिन जो पहला सेंटेंस कहा जाएगा और आखिरी दिन जो आखिरी सेंटेंस कहा जाएगा, वो एक क्रम है, वो एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई प्रोसेस है। लेकिन आप उसको देखेंगे, और जब मैं भी कहूंगा तो मेरे भी कहने की सीमा हो सकती है, या मैं कोई चीज को अभी कह रहा हूँ, मेरे को पता है, जैसे मैंने ये बना के छोड़ा है, इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ है कि मैं इसमें कुछ डालूंगा, तो अभी आपको टुकड़े टुकड़े में दिखाई देगा। तो आप भी एक काम करें, हर सेशन के बाद में क्लियरली समराइज करें ये क्या कहना चाह रहे हैं, हर सेशन के बाद। फिर हर दिन रात को और सुबह जब हम आते हैं तो फिर क्लियरली समराइज करें कि इससे क्या निकला, इससे मेरी जिंदगी में काम का क्या निकला। यहाँ सीधा सीधा आपके बारे बात की जा रही है, किसी थर्ड पर्सन की बात हम कर ही नहीं रहे। ना मैं कोई थर्ड पर्सन बीच में लाऊंगा, ना आप कोई थर्ड पर्सन बीच में लाए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा हम चलेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करिए। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भाव और विचार, सारा खेल हमारा, मेरा सारा सुख दुख मेरे भाव और विचार की स्थिति पे निर्भर करता है। जैसा कि आपने कल एग्जाम्पल लिया था, है ना, कोई डंडा लेके आ रहा है, तो जब तक मुझको लग रहा है कि ये मैं असुरक्षा में हूँ तब तक मैं परेशान हूँ। जैसे ही मुझको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ तो मैं तुरंत ठीक हो जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये भाव और विचार क्षण क्षण का हिसाब है ना। ये रात और दिन 24 घंटे, सपने में भी ये जारी है ना। सपने में भी कोई नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो थोड़ा रुक के सोचो
कि मेरे भाव और विचार में क्या क्या ऐसा चलता है जो मेरे को परेशान करता है, और उसको अपनी कॉपी में लिख डालिए। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा, केवल अपनी कॉपी में लिख डालिए। मेरे भाव और विचार में क्या ऐसा चलता है जो मेरे को रिपीटेडली परेशान करता है, रिपीटेडली है ना कन्फ्लिक्ट में डालता है, या कोई झंझट पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, ऐसा क्या क्या मेरे भीतर चलता है। और 7वें दिन इसको पलट के देखेंगे कोई प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, मतलब कुछ आशा जगी या नहीं जगी। कोई भी हम भी मूल्यांकन करेंगे कि हमने 7 दिन में क्या किया। तो लिख डालिए, आपके पर्सनल लेवल पे, आपकी भौतिक स्थिति को लेके, आपके पद को लेके, आपके परिवार को लेके, समाज देश को लेके। हर व्यक्ति का फोकस एरिया अलग अलग होता है। आपको क्या परेशान करता है, और उसको नंबरिंग भी करिए। कोई सबसे अधिक परेशान करता है, उसको 1 नंबर दीजिए, तो 5 तक तो नंबरिंग कर सकते हैं, 10 करें, आपकी इच्छा है। हो गया, चले। देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि जो अपन चर्चा की है कि फल तो मेरी जिंदगी में कोई लगने वाला है, और फल ऐसा नहीं है कि अचानक ये 20 साल बाद आएगा, रोज लगता है, फिर रोज वो विस्तार पाता है। जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं, देखो ध्यान दीजिए, हमारे मकान, बचपन में हमारे मकान कैसे थे, आज हमारे मकान कैसे, कुछ बदला है कि नहीं बदला है। यदि हमने जिस चीज को इम्पोर्टेंस दी वो बदल गया, तो कल हमारे मकान कैसे थे, कल हमारी गाड़ियां कैसी थी, कल हमारा रहन सहन कैसा था, तो जिस चीज को हमने इम्पोर्टेंस दी है उस पर निखार आ गया है। ये हमारे ध्यान इस बात पे नहीं गया कि ये इन सब के बावजूद, गलती नहीं है, प्रोसेस ही है। हम ये सोच के चल रहे थे कि ये सब ठीक होने से जिंदगी में बाहर आ जाएगी। ये सब ठीक होने के बाद पता चला कि ये बाहर तो नहीं आ रही। अच्छा लगता है, मकान अच्छा रहे अच्छा ही लगता है, गाड़ी ठीक रहे अच्छी ही लगती है। अच्छा लगना और अच्छा होना 2 अलग अलग दुनिया है। जैसे अच्छा लगना मतलब, तो मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आप तो इसी में इतना खुश हो जाते हो, अगला सेंटेंस सुनाई नहीं देता। अगला सेंटेंस ये है कि आप अच्छे हो नहीं, आप अच्छे दिख रहे हो पर आप अच्छे हो नहीं। तो क्या मतलब हुआ? अच्छे दिख रहे हो मतलब आपका अपीयरेंस है ना, आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग वगैरह वगैरह है ना। हो नहीं का मतलब आपके भाव और विचार, आपका बिहेवियर वो ठीक नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, तो अभी तक हम पैकिंग को संभालते रहे, मटेरियल गायब है। मकान पैकिंग है, मेरा अच्छा दिखना पैकिंग है, ये शरीर भी एक पैकिंग है। मेरा शरीर जैसा है, मेरे माँ बाप जैसे थे वैसा है, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं। ये 5 फुट का है तो भी मेरा कोई रोल नहीं है, 6 फुट का है तो भी मेरा कोई रोल नहीं है, ये मोटा है पतला है, जैसा भी है, मेल है फीमेल है, इसमें मेरा ज़्यादा रोल है नहीं। काला है गोरा है, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं। जिसमें मेरा कोई रोल है नहीं, उसके सहारे मैं मेरी आइडेंटिटी की तलाश करता हूँ, जो मेरा कमाया हुआ नहीं है, जो मेरे होने का आधार नहीं है, उससे मैं अपनी आइडेंटिटी की तलाश करता हूँ। ये कितना टिकने वाला है? तो ये केवल अच्छा लगने तक सीमित रहता है। इसमें कहीं भी कोई आधार हमको मिलता ही नहीं है कि इसमें मैं अकेले में खड़ा होकर बात कर पाऊँ। तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल अभी तक जो अप्रोच है वो केवल पैकिंग मटेरियल पे है, मूल मटेरियल गायब है जिसकी पैकिंग करनी है। इसलिए जब भी अकेला बैठता हूँ वो मूल वाला मटेरियल दिखने लगता है। इसलिए आप देखोगे आप अकेले नहीं बैठते हो, तुरंत आप किसी को फोन लगा लेते हो, तुरंत आप टीवी खोल लेते हो, तुरंत आप किसी से बात करने लगते हो, तुरंत आप उठ के कहीं चले जाते हो। आप अकेले नहीं बैठते हो, कि अकेले बैठते हो तो आपको मटेरियल दिखता है। तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे जाता है। क्या बात चल रही थी? ये जो आपने अभी सारा लिखा, भाव और विचार के रूप में जो कुछ लिखा, तो ये पता चलता है कि भाव और विचार किस तरह से मुझको परेशान करता है। जैसे किसी ने मेरे को 20 साल पहले गाली दिया था, मेरा अपमान किया था, या मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी जिससे मैं किसी दुख से गुजरा। देने वाले ने दुख कितनी बार दिया? 1 बार। और मैंने दुख कितनी बार पाया? 20,000 बार। तो देने वाले ने दुख ज्यादा किया कि मैंने मेरी मेहनत से ज्यादा पाया? तो हम सब ने बहुत मेहनत करके दुख पाया है। तो देने वाले ने बहुत छोटा दुख दिया था, लेकिन मैंने बहुत दुख पाया है उसको बार बार याद कर करके। तो इसका मतलब है कि उस छोटी सी घटना को हैंडल करने की मेरी योग्यता नहीं है। अब आप में से कितने लोग इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि मेरा सुखी होना, मेरा दुखी होना, ये मेरी अक्षमता की कहानी है, मेरी अक्षमता ही मेरे दुख का कारण है, मेरे भाव और विचार की स्थिति ही मेरे दुख का कारण है, मेरा भाव और विचार मुझको हैंडल करना नहीं आता, यही मेरे दुख का कारण है। कितने लोग इस निष्कर्ष पे क्लियरली आ रहे हैं? या आपको लगता है कि मेरे दुख का कारण कोई दूसरा है? आपको लगता है कि मेरे दुख का कारण कोई प्रिंसिपल है, या आपको लगता है कि कोई और ऊपर का और ऊपर का, या आपको लगता है कि मेरे दुख का कारण मेरे भाव? तो जिनको लगता है कि यार सिस्टम से प्रॉब्लम है, रिजाइन कर दो, क्या है, सारा दुख खत्म, एक साइन का सवाल है।
सारे दुखों से मुक्ति एक साइन मारने से होगी, लेकिन उसके बाद की स्थिति की हैंडल करने की भी आपकी योग्यता नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि उस दुख से तो यही दुख ठीक है। बड़े दुख के आगे छोटा दुख चलेगा, इसी का नाम समझौता है। समझौते का मतलब ही है कि ज्यादा बड़े दुख की तुलना में छोटे दुख को स्वीकार लेना। स्वीकार तो नहीं जाते हैं, झेलते ही हैं। तो इसका मतलब है ज्वाइन किया था तो आपने अपनी स्वेच्छा से ही ज्वाइन किया था। आपको शादी करने के पहले पता ही था कि लड़की ऐसी है, तो इसमें क्या रोना गाना करना है, अब जैसा है उसके साथ अपने को ठीक से निभना है। पहला काम ये है कि यदि मैं मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ कि मेरा सुखी दुखी होना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, या ये मेरी अयोग्यता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, इससे मेरे सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, यदि मैं इसको स्वीकारता हूँ तो जिंदगी शुरू होती है। यदि मैं सास के कारण दुखी हूँ, मैं स्कूल के कारण दुखी हूँ, मैं सरकार के कारण दुखी हूँ, तो छोड़ दो, किसने कहा, मेरे साथ चलो बस्तर। तो इससे ये समझ में आया कि पहला निष्कर्ष ये आ जाए कि मेरे सुख दुख का कारण, जैसे कल तक आप स्कूल टाइम में हम जिन समस्याओं से परेशान होते थे, क्या आज उनसे परेशान होते हैं? बचपन में 5 रुपया हमारी जेब से गिर गया तो उस समय कैसा लगता था? जिंदगी चली गई। अभी 5 रुपया गिरता है तो कैसा लगता है? कोई बात नहीं, इसका क्योंकि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए हैं। तो कल तक मैं जिन मामलों से प्रभावित होता था, या एक ही व्यक्ति, मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एक प्रिंसिपल ने 10 टीचर्स को बुला के डांटा, उसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, एक हंस के चली गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बात तो सबको सेम ही बोला है। इसका मतलब है क्या कहा गया, परिस्थितियां, घटनाएं क्या हैं, ये एक बात है, मैं उन घटनाओं को कैसे लेता हूं ये बिल्कुल दूसरी बात। और मेरा प्रभाव घटनाओं से नहीं है, मैं घटना से सुखी दुखी नहीं होता हूं, मैं उसको कैसे लेता हूं, मैं इससे सुखी दुखी होता हूं। मैं 92 में जॉब कैसे छूटे इस चिंता में 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ। लॉस वाली कंपनी में भी 3 kg वेट, जॉब कैसे छूटे। तो कभी जॉब मिलना खुशी थी, कभी जॉब छूटना सुखी। तो कभी किसी एक लड़की से शादी करने के लिए हमको लगता है कि इससे शादी नहीं हुई तो जिंदगी खत्म, कभी लगता है कि उसको पाके उसी की जिंदगी खत्म कर दी या एक दूसरे की जिंदगी खत्म कर दी। ये तमाम घटनाओं को हम होते हुए देखते हैं। इससे समझ में आता है, कभी लगता है कि बच्चे सेटल हो जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी लगता है सरकारी जॉब मिल जाती तो क्या हो जाता। ऐसे तमाम लोग देखे जाते हैं जो IAS होने के बाद भी रिजाइन करके कॉर्पोरेट में चले गए या जॉब से रिजाइन कर दिया। अभी हमारे देश में IAS से ज़्यादा तो है ना सम्मानजनक जॉब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग छोड़ते ही हैं। इससे ये समझ में आता है कि कोई घटना के रूप में कोई चीज का मिलना या मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरे सुख दुख का कारण है। नौकरी लगना, नौकरी नहीं लगना, बच्चा होना, बच्चे नहीं होना, लड़का होना कि लड़की होना, कि जिससे चाहते हो उससे शादी होना, कि घर बनना कि नहीं बनना। लोग तो राजपाट छोड़ के ही चले गए। मैं तो 22 साल की एज में अपने 2.5 साल के बच्चे को बस्तर के जंगल में लेके चला गया, जहां मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और इस संकल्प के साथ कि सरकारी पैसा नहीं लेना, गांव में रहना है। मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूं कि किसी गांव पे बोझ बनूंगा, और मेरे देश के गांव इतने गरीब नहीं है कि मेरे को 2 वक्त की रोटी और एक छत नहीं मिलेगी। किसी गांव में 10 साल रहूंगा, उस गांव को निवासी होकर समझूंगा, तो हो सकता है मेरे को गांव समझ में आएगा। क्योंकि सारे कंसल्टेंट से मिलकर देख लिया था, उनके पास पैसा है, प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ उनके पास नहीं है कि जिससे कहा जाए कि सही अर्थों में गांव खड़ा हो सकता है। दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये विचार ही कोई ताकत है। जब मैं जॉब छोड़ना चाहता था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे छोड़ूं। तो एक दिन एक लाइन आके टकर गई। मतलब विचार क्या ताकत होती है। एक लाइन आके रुक गई कि आखिर मैं चाहता क्या हूं। तो एक लाइन आके टिक गई, जिस दिन शरीर छोड़ूं उस दिन अपने भीतर कोई पछतावे का भाव ना हो, ऐसा होगा तो मेरी जिंदगी सफल। अब उसके बाद क्या बचा? संसार की नजर में असफल भी हैं, लेकिन मेरे भीतर तो ये क्लैरिटी है कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो रिजल्ट है सामने। अपनी आंखों से आंखें मिला सकें, इस लायक हमेशा बने रहें, अपनी नजरों में ना गिरे, तो गाड़ी चल जाएगी। उसके बाद तो हिम्मत बहुत बढ़ गई, अब तो खोने के लिए कुछ नहीं था। तो इतना ही तो होगा ना कि लोग कहेंगे कि असफल हो गए, लोग कहेंगे कि बर्बाद हो गए, लेकिन मैं जो कर सकता था मैंने किया, इसकी खुशी मेरे पास होगी। उसके बाद मनोबल इतना बढ़ गया, ताकत इतनी आ गई। अपने पास कोई पैसा नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई गुरु नहीं था, उस समय कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन अपने भीतर का एक संकल्प आया कि तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सुख दुख का कारण मैं हूँ। अब इतनी सारी किस्सा कहानी सुनने के बाद में आप लोगों में से कितने लोगों के मन में ये थोड़ा सा अपने में स्थिर होता है
कि मेरी सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार की स्थिति है, दूसरा नहीं है। सच्चाई यही है, क्योंकि जब तक मैं जिम्मेदार, जब तक मेरे को लगता है कि मैं सामने वाले के कारण दुखी हूँ, स्कूल के कारण दुखी हूँ, सिस्टम के कारण दुखी हूँ, फिर किसको ठीक होना है? सामने वाले को ठीक होना है। और सामने वाले को ठीक होना नहीं है, इसलिए मेरा कुछ नहीं होना है, इसलिए मेरे को केवल रोना गाना है। तो मेरी जिंदगी रोते गाते गुजर जाती, ना मेरा कुछ ठीक होता है, ना सामने वाले का कुछ ठीक होता है, मेरी जिंदगी रोते गाते गुजर जाती। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि पहला काम है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठा जाए। मेरे सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसको स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम ये स्वीकारते हुए कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों, इसी को बोल रहे हैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। स्टेटस क्या है? अभी हमको लगता है कि गाड़ी और मकान का साइज स्टेटस है, तो सही अर्थों में स्टेटस तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। ये स्टेटस ही मेरे सुख दुख का कारण है, गाड़ी और मकान मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। अच्छा लगता है, उसमें अच्छा होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। धीरे से इसको हम समझेंगे। तो यदि ये बात हमारी क्लैरिटी में आ गई कि मेरा हमेशा भाव और विचार मेरे सुख दुख का कारण है, भाव और विचार क्या होता है इसको थोड़ा सा खोल लें, ऐसा लगता है तो और कुछ बेहतर स्थिति में हम आ जाएंगे। भाव और विचार क्या है? भाव क्या है और विचार की स्थिति है। तो यहाँ पर दो चीजें आप बहुत साफ साफ तरीके से कह रहे हैं कि ये जो भाव है विच इज समथिंग इंटरनल, और वो सरफेस के इवेंट से प्रभावित नहीं होता है। यदि वो ट्रू सेंस में होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल। और लेकिन जो विचार है वो क्षणिक घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं। बढ़िया। अब थोड़ा सा क्लैरिटी पे चलते हैं। तो देखिए, मैं बोलूंगा, फिर एग्जाम्पल आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से सुन लें। तो भाव का मतलब है, भाव की स्वीकृति भाव है। भाव क्या है? होना मतलब क्या? धरती का होना, पेड़ पौधे का होना, पशु पक्षी का होना, मानव का होना, प्लेनेट का होना, सोलर सिस्टम का होना, जो कुछ भी पूरी कायनात में है, जो कुछ भी पूरी सृष्टि में है, उसको होना बोल रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं भाव। अब एग्जाम्पल क्रिएट करें। भाव की स्वीकृति भाव है, भाव की अस्वीकृति अभाव है। एक रियल इंसिडेंट हुई थी मेरे साथ, उसी को शेयर करते हुए मैं कहूँगा। हमारा विद्यालय का समय हो रहा था, मैं सही समय पे निकला, क्योंकि देवली से जब निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है। तो बाइक से निकला, मैंने 4 व्हीलर छोड़ दी और बाइक से निकल रहा था। तो पता नहीं रास्ते में कोई एक दुबला सा आदमी था, कोई रीजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आके बाइक के आगे आके खड़ा हो गया और गालियां देने लगा। मेरे दिमाग में आया कि इसको अभी एक थप्पड़ मारूं तो एक अकल दुरुस्त हो जाएगी इसकी। और फिर थोड़ा सा एक क्षण भर में मैंने सोचा कि अगर मैंने थप्पड़ मार दिया तो ये मर भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है गिर जाएगा, इसे मूर्छा आ जाएगी और इसे होश नहीं आएगा, और उसका दुष्परिणाम मुझे काफी लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, और गालियां देता रहा, वो रुका नहीं, और मेरे समझ में ये नहीं यार गालियां क्यों दे रहा है, ये क्या कारण है। फिर मैंने सोचा लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, छोड़ो। मैं चुपचाप हो गया, अपने क्रोध को बहुत काबू किया और चुपचाप निकल गया। जब स्कूल पहुंचा बच्चों के सामने, तो मैंने इस बात को शेयर भी किया स्टाफ में भी, बच्चों में भी, कि आज ऐसी दुर्घटना होते होते बच गई और मैंने छोड़ दिया। तो काफी बहुत खुशी हुई उस बात से, और आज तक खुशी होती है कि अगर उस घटना को मैंने अंजाम दिया होता, उससे उलझता या उसके थप्पड़ मार दिया होता, तो निश्चित रूप से उसे कुछ न कुछ होता और वो भुगतना पड़ता, मुझे दुख होता उससे। तो जो विचार आ रहे थे कि हम ये कर दें वो कर दें, उनसे दुख होता। जो भाव आया क्रोध का, उस पर काबू किया, उस पर उसका सुख आज तक मिलता है। और इन चीजों से प्रेरणा मिलती है कि अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बजाय उसके उसको तो नहीं रोक सकते थे। उसके मन में जो विचार आ रहा था, क्यों आ रहा था, उसकी क्या विकृति थी। बढ़िया। भाव की स्वीकृति भाव है। एक दो एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप अपनी जिंदगी में ढेर सारे एग्जाम्पल बनाइए, और उसको जब तक कोई चीज को हम फील नहीं कर लेते हैं तब तक वो हमारी सुनने से कुछ भी अपना नहीं होता है। उसकी क्रिया को जब हम अपने में देख लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही हो रहा है, तो वो हमारे भीतर स्थिर हो जाती। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल लेता हूं कि एक हॉस्पिटल में 100 बच्चे, बड़े हॉस्पिटल में तो 50-100 बच्चे एक ही रात में डिलीवर होते हैं, और पूरे वार्ड में, बहुत खुला वार्ड है, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं और सभी में माएँ लेटी हैं और बच्चा
डिलीवर होने के बाद वो नर्स लेके जाती है, थोड़ा साफ वाफ करके कपड़े में लपेट के लेके आती है। तो नर्स एक बच्चे को लेके आ रही है, 100 की 100 माएँ उस नर्स को बच्चे को लाते हुए देख रही। तो अभी वो बच्चा क्या है? बच्चा है कि नहीं है? है। और उन 100 में से पता है कि इनमें से किसी एक का ही है, क्योंकि इनकी तरफ ही आ रही। अभी उस बच्चे के प्रति भाव कैसा है? बच्चा है, अच्छा ही भाव है। और धीरे से उस नर्स ने वो बच्चा लाके किसी एक की गोदी में टिका दिया। उसी क्षण से वो बच्चा कैसा हो गया उस महिला के लिए? उसी क्षण से वो मेरा है और जिंदगी भर के लिए कनेक्शन जुड़ गया। एक क्षण पहले उसी बच्चे के लिए भाव कैसा था? बच्चा है, अभी मेरा बच्चा है। क्या बदल गया? पहले स्वीकृति कैसी है? जेनरिक है। अब स्वीकृति बहुत पर्सनल है। तो जैसे ही मैंने उसको स्वीकारा कि मेरा बच्चा है, अब पूरी जिंदगी के लिए मेरा उसके प्रति भाव बदल गया। और जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा भाव, जितनी सरफेशियल स्वीकृति उतना सरफेशियल भाव, जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा भाव, जितनी शॉर्ट स्वीकृति उतना छोटा भाव, और जितनी अस्वीकृति उतना अभाव। अपने ही परिवार में किसी एक व्यक्ति के प्रति एक क्षण में लगता है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता। आधे घंटे बाद हम कह रहे होते हैं तुम्हारे साथ जीना बहुत मुश्किल है। फिर अगली सुबह फिर प्यार हो रहा होता है। तो ये समझ में नहीं आता है कब बरसात हो जाएगी, कब ओले पड़ जाएंगे। ये क्या, लगातार हम भाव अभाव से गुजर रहे हैं। इसलिए किसी भी संबंध में कोई आश्वस्ति नहीं आ रही है। एक भी संबंध हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें ताउम्र भाव की निरंतरता हो। खुद के लिए भी नहीं है, खुद के लिए नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के लिए भी नहीं है। इस बच्चे की घटना से क्या निकला? आपने एक मकान खरीदा, दिल्ली में तो बड़े बड़े है ना, एक ही कॉम्प्लेक्स में 200 फ्लैट 400 फ्लैट, आप कॉन्ट्रैक्टर आगे आगे आप उसके पीछे पीछे चल रहे। अभी वो सारे मकान आपको दिख रहे हैं, आपको पता है इनमें से कोई एक मेरा है, इसमें कोई शंका नहीं। अभी सारे मकान कैसे हैं? लेकिन कोई एक के दरवाजे के सामने कहता है कि सर ये आपका है। उसी क्षण से उसकी दीवारें बोलने लगती। अब भाव बदल गया है। बाकी मकान के प्रति आपकी स्वीकृति है कि नहीं? है, जेनरिक स्वीकृति। हाँ, मकान है। एक मकान के प्रति आपकी स्वीकृति कैसी है? मेरा है, इसके लिए भाव अलग है। तो एक के लिए सरफेशियल भाव है, एक के लिए बहुत है ना डीप भाव है, गहरा भाव है। जितना गहरा भाव है उसके साथ उतना आपका जुड़ाव बन गया। अभी पिछले दिनों अखबार में घटना आई, नर्स ने तीसरे दिन आके बताया कि मेरी गलती से ना बच्चे बदल गए। वो बच्चे के ना अंगूठे में टैग लगाते हैं, 18 नंबर 19 नंबर। अब नर्स अपने घर से बेचारी झगड़ा करके आई होगी, कोई टेंशन में होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, इसका टैग उसमें लग गया, उसका टैग इसमें लग गया। अब तीसरे दिन जाके उसने माँ को बताया दोनों को कि बच्चा बदल गया। अब माँ बोली अब जैसा भी है यही मेरा है, वो अब चेंज नहीं होगा। इसलिए हॉस्पिटल में जो लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और ये अभाव है, अभी आपको चिंता हो जाए कि अब ये मेरा है कि किसी और का। तो अब लोग, फिर काफ़ी लोग शिविरों के बाद ये सोचने लगे नहीं अब डिलीवरी घर में ही कराएंगे यार, हॉस्पिटल में कराना ठीक नहीं।